हिबा रूम में आई तो उसे ताज फैन कहीं नजर नहीं आया। उसने बाथ देखा तो उसका दरवाज़ा भी बाहर से लॉक था। ड्रेसिंग रूम भी बंद था तो स्टडी रूम में चेक करने गई। वहाँ वो उसे सोफे पर बैठा नजर आया। उसने आंखें मूंद कर सर सोफे की पुश से टिका लिया। हिबा, इस वक्त मैं किसी भी लेक्चर के मूड में नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया है, जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, इसलिए अभी किसी की सिफारिश लेकर ना आना। उसने एक नज़र हिबा को देखते हुए कहा, फिर वापस आंखें मूंद गया। अलीज़ा की बातों से उसका खून खोल रहा था। उसने अलीज़ा पर भी हाथ उठाया, फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था किसी तौर। मैं कोई सिफारिश लेकर नहीं आई फैन जी, मैं तो आपका गुस्सा कम करने के लिए आई थी। हिबा चलती हुई उसके पास सोफे के पीछे आकर खड़ी हो गई और अपने हाथों से उसका सर दबाने लगी। दाएं हाथ में अभी भी प्लास्टर मौजूद था। उसके लाडले अंदाज पर ताज फैन के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। सर जी, एसपी ने आपका माल पकड़ा है। उसका ताज फैन के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट है और वो बहुत ही जाना माना बड़ा बिजनेसमैन है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये काम उसी के थ्रू हुआ है। क्या आपकी उसके साथ कोई दुश्मनी है? मलिक को अपने उसी आदमी की कॉल आई थी जिसको उसने माल पहुंचाने का काम सौंपा था। उसने जो मालूमात हासिल की थी वो अब उस तक पहुंचा रहा था। हाँ, वो मेरा रिश्तेदार भी है और दुश्मन भी। खैर, मैं बात की जड़ तक पहुंच गया हूँ। मैं खुद हैंडल कर लूँगा। तुम अब इस मामले से दूर रहो। जब तुम्हारा काम हुआ तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा। मिल जाएगा मेरा मैसेज तुम्हें। मलिक ने कहते हुए कॉल ड्रॉप की और हाथ की मुट्ठी बनाकर ज़ोर से टेबल पर मारी। तुम्हारी ये हिम्मत ताज फैन के मेरा इतना नुकसान करवा दिया। सालों पहले तुम्हारे बाप का नुकसान किया था मैंने, तुम्हारी माँ को उससे छीन कर, और उस तुम्हारी माँ को भी कभी सुकून का सांस नहीं लेने दिया था। अब तुम्हारी बारी है। सालों पहले जैसे तुम्हारे बाप को मैंने नुकसान पहुंचाया था, ऐसे ही तुम्हें भी पहुंचाऊंगा, और वो भी बहुत जल्द। जस्ट वेट एंड वॉच। वो खुद से बुड़बुड़ाते हुए कुछ सोचने लगा, कैसे ताज फैन से अपना बदला पूरा करे। आज से 25-26 साल पहले उसने ताज फैन की माँ को अपनी मोहब्बत के झांसे में फंसाया। वो भी मलिक के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने छोटे छोटे बच्चों का भी नहीं सोचा। अपने शोहर से तलाक लेकर वो उसके साथ चली गई, फिर उससे निकाह कर लिया। मलिक उसे दिन रात पहले शोहर के ताने देने लगा, कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठा लेता था। इसी दौरान वो उम्मीद से हो गई। तब उसे अपने बच्चे की याद सताने लगी, लेकिन उस वक्त उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। थोड़े अरसे के बाद उसने हामिद को जन्म दिया। हामिद को उसने अपने सीने से लगा लिया। वो अक्सर हामिद में अपने पहले बच्चों को ढूंढती थी। हामिद 6-7 साल का हुआ तो एक दिन हार्ट अटैक ने उसकी जान ले ली। सर, कोई गेस्ट आए हैं, जरीना मैम से मिलना चाहते हैं। वो घर पर नहीं है तो मैंने उन्हें गेस्ट रूम में बिठा दिया। मुलाजिम ने डोर नॉक करते हुए उसे गेस्ट के आने की इतला दी तो वो चौंक कर ख्यालात की दुनिया से बाहर आया। ओके, तुम रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करो, मैं देखता हूँ, उसने मुलाजिम को कहा तो वो हाँ में सर हिलाते हुए वापस चला गया। मलिक ने भी ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। यार, पहली बार ऐसी शादी देख रहा हूँ जिसमें दूल्हा दुल्हन को छोड़कर सब गायब हैं। हमजा ने सर दाब भरते हुए रिदा को कहा, जो टेबल पर रखे फ्रूट्स काट काट कर खा रही थी। शादी नहीं, निकाह हुआ है। भाई का बस पारा हाई होने की देर होती है, इसके बाद वो दूसरे दिन तक नजर नहीं आते। लेकिन आज तो भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरा दिल खुश कर दिया है भाई ने आज। रिदा ने एप्पल काट कर प्लेट हमजा की तरफ बढ़ाई, जिसमें से उसने बस एक ही पीस उठाया और वापस रिदा की तरफ खिसका दिया प्लेट को। सही किया उसने। अलीज़ा जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो दूसरों की इज्जत खराब करने पर तुले होते हैं। रिदा बेबी, फिर चलें अपने घर, हमजा ने एप्पल खाते हुए कहा और कनखियों से उसे देखने लगा जो उसे छुरी दिखा रही थी। अब अगर मुझे बेबी कहा ना तो ये छुरी आपके पेट में घुसा दूंगी, और अभी निकाह हुआ है, कोई रुखसती नहीं हुई जो घर चलूं। रिदा ने उसे छुरी दिखाते हुए धमकाया तो वो दूर होकर बैठ गया। एक दिन के इकलौते हस्बैंड को छुरी से मारोगी तुम रिदा? तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही जालिम। उसने दूर होते हुए मासूमियत से कहा तो रिदा मुस्कुराने लगी। हाँ ना, मारूंगी अगर आपने दोबारा मुझे चिढ़ाने की कोशिश की तो। अभी मैं थक गई हूँ, बैठ बैठ कर कमर अकड़ गई है मेरी, मैं जा रही हूँ रूम में। उसे कहते हुए रिदा उठी तो हमजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चौंक कर वापस पलटी और सवालिया नज़रों से हमजा की तरफ देखने लगी। चलो ना, बाहर चलते हैं, पहले शॉपिंग कराऊंगा, फिर डिनर, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। आज हमारी लाइफ का स्पेशल डे है, मिलकर एंजॉय करते हैं। आखिर बाद में बच्चों को बताने के लिए कुछ तो यादगार बनाना है ना। हमजा उसका हाथ पकड़े खड़ा हुआ उसकी फिंगर में अंगूठी घुमाते हुए प्यार से कहने लगा,
बच्चों की बात पर रिदा ब्लश करने लगी। ओ हो, तो रिदा बेबी ब्लश भी करती हैं, वाह, रुको एक पिक्चर बना लूँ। हमजा ने उसकी नाक दबाते हुए कहा तो रिदा ने उसके सीने पर मुक्का जड़ दिया। मुझे तंग ना करें वरना मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ बाहर। रिदा ने उसे मारते हुए मुंह बिसोर कर कहा तो हमजा ने उसका हाथ छोड़ दिया और पीछे हो गया। ओके ना चलो, मैं तो तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग करवाने का सोच रहा था और वो भी अपने पैसों से। अब तुम नहीं जाना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, उसने वापस बैठते हुए कहा और पॉकेट से सेल निकालकर स्क्रीन पर उंगलियां चलाने लगा। मैंने कब कहा कि मैं नहीं चलती? आप 2 मिनट वेट करें, मैं अभी चेंज करके क्लच लेकर आती हूँ। रिदा ने उसे बैठते हुए देखा तो कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। चेंज ना करना, वापस आके कर लेना, उसने पीछे से आवाज़ लगाकर कहा तो रिदा उसे देखे बगैर रूम की तरफ बढ़ गई। मलिक गेस्ट हाउस में दाखिल हुआ तो अलीज़ा और निसा बेगम को देखकर उसे अपना नुकसान याद आया जो ताश फैन की वजह से हुआ था। उसका मूड पहले ही बहुत ख़राब था, उन्हें देखकर मज़ीद ख़राब हुआ। जी कैसे आना हुआ? उसने सोफे पर बैठते हुए बेमुरव्वती से पूछा। वो जरीना जी कहाँ हैं? एक्चुअली ताश फैन को मैंने जब कहा कि वो हिबा को आपके पास भेजे क्योंकि वो आपके निकाह में है तो उसने गुस्सा करके मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। मैं बूढ़ी औरत जवान बेटी को लेकर कहाँ जाती, इसलिए जरीना का सोचा और यहाँ आ गई। कुछ दिन तक उसके पास रुकूंगी जब तक अपना इंतज़ाम कर लूँगी। ताश फैन के घर से निकलने के बाद वो फ़ौरन यहाँ आ गई थी। अब उसके ज़हन में एक ही बात थी कि वहाँ जाकर जरीना से अलीज़ा और हामिद की शादी की बात चलाएगी, लेकिन यहाँ उसे जरीना ही नहीं मिली और मलिक भी उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी ने ज़बरदस्ती पकड़कर उसे यहाँ बिठा दिया हो। मुझे तो नौकरों की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी लोग हैं, फिर आप लोग यहाँ कैसे रह सकते हो? मलिक ने पुरसोच निगाहों से उसे देखते हुए कहा। उसका ख्याल था कि ताश फैन उसका पहले ही नुकसान करवा चुका है। अलीज़ा लोगों को उसके घर पर आने के पीछे भी क्या पता उसी का हाथ हो, मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढने। जी हम नौकर नहीं हैं, हमें जरीना आंटी ने कहा था कि हमें जब उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें बताएं, इस वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। मलिक का नौकर कहना अलीज़ा को आग लगा गया था। निसा बेगम ने उसका हाथ पकड़कर उसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से रोका। अच्छा, ये घर तो मेरा है और यहाँ अगर नौकर बनकर रहना है तो रह सकती हैं, वरना मैं इजाज़त नहीं दूंगा। मलिक ने अलीज़ा को कमीनगी से देखते हुए कहा तो अलीज़ा ने उससे मुंह फेर लिया। मलिक साहब हमें आज यहाँ रुकने दें, फिर हम कल तक सोचकर आपको बताते हैं। निसा बेगम अलीज़ा को मुंह खोलते देखकर जल्दी से बोली। ओके, फिर आप आज लोग गेस्ट रूम इस्तेमाल कर सकते हैं रुकने के लिए। कल से अगर यहाँ रहना है तो सर्वेंट रूम में। मैंने यहाँ कोई फलाही इदारा नहीं खोल रखा कि किसी को भी घर से निकालें तो वो मेरे घर आ जाए। ये कहते हुए उसने एक हकारत भरी नज़र माँ बेटी पर डाली और उठकर बाहर चला गया। वैसे ये मौजज़ा कैसे हुआ? आज तुमने अपनी शॉपिंग में कम टाइम लगाया। रिदा और हमजा पहले शॉपिंग पर गए थे, शॉपिंग करने के बाद वो उसे डिनर के लिए रेस्टोरेंट लेकर आया। हमजा ने मेन्यू कार्ड देखते हुए उससे पूछा। मैंने सोचा कि आप भी क्या याद करेंगे, पहली बार बीवी को शॉपिंग करवाने लाया हूँ। इतना घुमा रही है तो आइंदा फिर आप कैसे चलेंगे शॉपिंग पर, जबकि अब तो ये मौके अक्सर आते रहेंगे ना। हिबा ने अपने क्लच से मोबाइल निकालते हुए टेबल पर रखा और मासूमियत से कहने लगी। पहली बार कब करवा रहा हूँ तुम्हें शॉपिंग में? उसने भवें उठाते हुए पूछा और मेन्यू कार्ड भी रिदा की तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा है कि बीवी, तो बीवी बनने के बाद पहली बार ही शॉपिंग हुई है ना। उसने हमजा की सोच को सलाम भेजते हुए बताया तो वो मुस्कुरा दिया। उसने वेटर को इशारे से बुलाया तो रिदा उसे मेन्यू बताने लगी। वैसे रिदा, मैं सोच रहा हूँ कि आज ही चलो मेरे घर, तुम्हारा भाई क्या पता कब रुखसती करवाए, मैं खुद ही रुखसती करके तुम्हें ले जाता हूँ। कल तक हम हनीमून के लिए निकल जाएंगे और जब हमारा बेबी हो जाएगा तब वापस आएंगे और आकर तुम्हारे भाई को सरप्राइज़ देंगे। उस वक्त वो अपने भांजे या भांजी को देखकर खुश हो जाएगा तो गुस्सा भी नहीं करेगा, क्या ख्याल है? हमजा ने उसके चेहरे के तासुरात देखते हुए अपनी बात पूरी की तो रिदा का चेहरा शर्मो हया से लाल हो चुका था। दफ़ा हो जाए हमजा, कितने बेशरम हैं आप, उसने खिजालत मटाते हुए 2 जुमले ही कहे। वैसे किधर को जाऊं, एक बात पूछूं? हमजा ने टेबल पर उसके पास झुकते हुए उसे पास आने का कहा जैसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी हो। रिदा हैरानी से उसे देखते हुए पास हुई। आपस की बात है रिदा, बचपन में तुम शलवार नहीं पहनती होती थी तो इस हिसाब से बेशरम तो तुम हुई, मैंने तो अभी बेशर्मी वाली कोई बात ही नहीं की। हमजा कहते हुए जल्दी से पीछे हुए और रिदा का सुर्ख चेहरा देखते हुए कहका लगाकर हंसने लगा। शर्म और गुस्से से रिदा को अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। उसने टेबल पर रखा हुआ अपना सेल उठाया और हमजा को दे मारा, जो उसने हंसते हुए कैच कर लिया। सच हमेशा कड़वा ही होता है ना रिदा? हमजा ने वेटर को अपनी जानिब आते हुए देखा तो रिदा को मजीद चिढ़ाया।
इससे पहले कि हिबा अपना क्लच उसे खींच कर मारती या कुछ कहती, वेटर उनके पास आ गया था और टेबल पर खाना लगाने लगा, तो उसने सब्र का कड़वा घूंट भर लिया। हमजा, अब अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा कहा ना तो सोच लेना, या तो आपका सर फोड़ दूंगी या मैं उठकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर करते रहना आप अकेले ही डिनर यहाँ। वेटर के जाते उसने गुस्से से उसे कहा तो हमजा खामोश होकर खाने पर झुक गया। रिदा ने उसे देखकर सुकून का सांस लिया और फिर वो भी खाने से इंसाफ करने लगी। मैं तो सच ही बोल रहा था, लोगों को सच कहाँ बर्दाश्त होता है। वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाया तो रिदा के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। डिनर के बाद हमजा उसे घर छोड़ने गया। उसने गाड़ी गेट के बाहर रोकी तो रिदा गाड़ी से निकलने लगी। जब हमजा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका, रिदा रुककर उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। हमजा ने अपनी पॉकेट से एक मखमली डबिया निकाली और उसको खोलते हुए उसमें से गोल्ड की रिंग निकाली। ये तुम्हारे इकलौते शोहर की तरफ से पहला तोहफा, आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी। हमजा ने उसे रिंग पहनाते हुए प्यार से कहा तो रिदा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू सो मच हमजा, आप बहुत अच्छे हैं और ये रिंग बहुत 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 प्यारी है। उसने फिंगर में पहनी हुई रिंग देखते हुए हमजा से कहा। रिदा की वाइट फिंगर्स पर वो रिंग लग भी बहुत अच्छी रही थी। हाँ, तभी रेस्टोरेंट में मेरा सर फोड़ने पर तुली हुई थी। हमजा ने पॉकेट से उसका सेल निकालते हुए उसके हवाले किया। आपकी अपनी हरकतें आपका सर फोड़वाने लगती हैं। मैं कोई पागल हूँ जो ऐसे ही लोगों के सर फोड़ूंगी। वैसे थैंक यू सो मच गिफ्ट के लिए। उसने अपना सेल क्लच में रखा और फिंगर में रिंग घुमाने लगी। हमजा ने उसके सजे संवरे रूप को मोहब्बत से देखते हुए उसकी तरफ झुका और उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए पीछे हुआ। मेरा सब कुछ अब तुम्हारा ही है, थैंक्स मत कहो। जाओ, अब काफ़ी टाइम हो गया और अपना ख्याल रखना, ओके। हमजा ने उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा तो वो गाड़ी से उतर गई। हमजा की गई जसारत पर उसकी ज़ुबान तालू से चिपक गई थी। वो जब तक गेट से अंदर नहीं गई, हमजा उसे देखता रहा। जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो हमजा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ओहो, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। खैर, मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे मलिक साहब कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप लोगों को सर्वेंट क्वार्टर में रहने का कह रहे हैं तो आपको वहीं रहना होगा। जरीना घर आई तो निसा बेगम उसे अपने पास बिठाकर अपने दुख उससे बयान करने लगी। उसे समझ नहीं आई कि मलिक उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रख रहा है। ये तो उसके पास अच्छा मौका है, उनके ज़रिए वो ताशफैन के घर से उस लड़की को भी ला सकता था। लेकिन जो भी था वो उसके फैसले के खिलाफ जाकर अपनी शामत नहीं बुलाना चाहती थी। ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं कि मैं और मेरी बेटी हमेशा से बड़े घर में रही हैं और हमने बड़ी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारी है। हम सर्वेंट क्वार्टर में कैसे रह सकती हैं? आप मुझसे अलीज़ा का हाथ मांग रही थी ना, तो आप अपने बेटे से मेरी बेटी का निकाह करवा लें, फिर तो आपकी बहू होगी ये। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। निसा बेगम उसके मुंह से भी वही बात सुनकर शौक में चली गई थी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि जरीना अपने बेटे से अलीज़ा की शादी करवा लेगी। मेरा बेटा किसी भी ऐसी वैसी लड़की से हरगिज़ शादी नहीं करेगा जिसे किसी ने पहले ही बेइज्जत करके घर से निकाल दिया हो। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, मुआशरे में हमारा एक मकाम है। फ़र्ज़ करें अगर शादी कर भी लें तो लोगों के 100 सवाल होंगे, तब उन्हें लड़की के बैकग्राउंड का बताकर हमें बेइज्जत नहीं होना। खैर, मलिक साहब ने कह दिया है कि आप सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी तो यही फ़ैसला मेरा भी है, नहीं तो आप लोग जा सकते हो, घर के दरवाजे खुले हैं। उसने कहते हुए अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और उठकर वहाँ से चलती बनी। पीछे निसा बेगम सोचती रह गईं कि क्या सब उसकी इज्जत सिर्फ इस वजह से करते थे कि उसका ताल्लुक ताशफैन के साथ था। उसके घर पर रह रही थी वो। घर से निकलते ही सबके सब उनसे मुंह मोड़ गए। मैं यहाँ नौकर बनकर किसी सूरत नहीं रहूँगी। आपको नौकर बनने का शौक़ है तो बनती रहें। निसा बेगम ने जरीना से होने वाली गुफ्तगू अलीज़ा को सुनाई तो वो हत्थे से उखड़ गई और माँ पर ही चीखने लगी। तो क्या करोगी? कहाँ जाएंगे अब हम? किसके पास जाएंगे? सब तुम्हारी गलती है ना। तुम उसकी बहन के साथ ये सब करती और ना ही वो हमें घर से निकालता। वो पहले ही भरी बैठी थी। अलीज़ा के गुस्से ने उनका पारा मजीद हाई कर दिया। उन्होंने सारा का सारा इल्ज़ाम अलीज़ा के सर पर डाल दिया। हाँ, मैंने ही सब कुछ किया है। आप तो नेक और पारसा है ना, आपने तो कुछ किया ही नहीं। गलती मेरी नहीं बल्कि आपकी है, क्योंकि आप खुद एक लालची औरत हैं और आपने मुझे भी अपना जैसा बना दिया है। मेरी वजह से आप घर से नहीं निकली बल्कि अपनी लालच की वजह से निकली हैं, और अब सारा इल्ज़ाम मुझ पर डालने से आप अच्छी नहीं बन जाएंगी, समझी आप। और मुझे कोई शौक वोक नहीं है नौकरानी बनने का। आप बनती रहें, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अलीज़ा ने सारी तमीज़ बलाए ताक रखते हुए माँ को आईना दिखाया और पैर पटकती हुई अपना बैग लेकर निकल गई। निसा बेगम के पास उसको देने के लिए कोई जवाब ही नहीं था। वो सच ही तो कह रही थी। पहले वो अलीज़ा को ताशफैन से शादी करवा के
उसकी प्रॉपर्टी और दौलत पर राज करना चाह रही थी। वहाँ बात नहीं बनी तो बाहर ढूंढने लगी। फिर हामिद की नज़र में उन्हें दौलत नज़र आई तो जरीना के आगे पीछे घूमने लगी, लेकिन उसको भी निशा के लालच का अंदाज़ा हो गया और उसने भी उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। कहाँ चली गई अलीज़ा? उफ, कैसे रोकूं इस जज्बाती लड़की को। वो अपने ख्यालों से बाहर आई तो अलीज़ा का ख्याल आया जो सूटकेस समेत घर से बाहर निकल गई थी। वो उठकर बाहर आई, लाउंज में इधर उधर देखा, वो कहीं नज़र नहीं आई तो निशा बेगम उसे कॉल करने लगी, लेकिन उसका सेल ही स्विच ऑफ था। एक नज़र मलिक के घर को देखते हुए वो अलीज़ा को बाहर ढूंढने चली गई। ताशफैन मिरर के सामने खड़ा होकर ऑफिस के लिए तैयार हो था जब उसका सेल रिंग करने लगा। उसने हेयर ब्रश टेबल पर रखते हुए सेल उठाया। कॉल करने वाले के नंबर को देखते हुए उसने कॉल पिक की और बालकनी की तरफ बढ़ गया। इतने सवेरे क्यों कॉल की? कोई ख़ास बात? कॉल पिक करते ही ताशफैन ने अपनी कलाई पर बंधी हुई वॉच पर टाइम देखा और पूछने लगा, आज आपका काम हो जाएगा सर, यही खबर देने के लिए मैंने आपको कॉल की है। एयरपीस से किसी अनजान इंसान की भारी आवाज़ उभरी। दैट्स अ गुड न्यूज़। काम पूरा होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैं फिर किसी वक्त तक तैयार रहूँगा धमाका करने के लिए। ताशफैन नीचे लॉन में खिले हुए पौधों को देखते हुए उससे पूछने लगा, 2-3 घंटों तक आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, मेरी कॉल का इंतज़ार करना। अब मैं रखता हूँ ताकि जल्दी से अपने प्लान पर काम शुरू कर सकूँ। ये कहते हुए उसने कॉल ड्रॉप की तो ताशफैन अपने सेल को देखते हुए अजीब अंदाज में मुस्कुराया। कमरे से खटपट की आवाज़ सुनकर उसने ग्लास डोर से अंदर देखा तो बात लेकर वापस आ चुकी थी। ताशफैन ने सेल पॉकेट में डाला और वापस रूम में आ गया। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कल से इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? कुछ भी नहीं हुआ फैन जी, मैं ठीक हूँ। हिबा ने मिरर में नज़र आते उसके अक्स को देखते हुए कहा और अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल किए। मुझे पता है मैं टाइम नहीं देता ना अपनी वाइफ को, इसलिए गुस्सा है। आज वापस आकर आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, प्लस्तर भी उतरवाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे, घूमेंगे, फिर हमजा के फ्लैट पर चलेंगे, उसे रुखसती की न्यूज़ देंगे, फिर एक अच्छी शाम साथ गुजारेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आप कैसे हैप्पी हो जाती हैं। ताशफैन ने उसके बालों में ब्रश करते हुए नरम लहजे में कहा, कैसे हो असद? मैंने कब बुलाया था तुम्हें और तुम अब आ रहे हो? अलीज़ा गुस्से में मलिक के घर से तो आ गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो अपना सूटकेस घसीटते हुए करीबी पार्क में चली गई। कुछ सोचते हुए उसने असद अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड को वहाँ बुला लिया। वो काफ़ी लेट आया तो अलीज़ा उस पर भड़कने लगी। जी ठीक हूँ यार, बस बिजी था इस वजह से लेट हो गया। तुम सुनाओ कैसी हो? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? और ना ही कोई और कांटेक्ट था? असद ने उसके पास बैठते हुए पूछा। ताशफैन ने मुझे और अम्मी को घर से निकाल दिया है। कैसी हो सकती हूँ मैं? अपने सामान समेत यहाँ बैठी हूँ। उसने अपने सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए उसे बताया। व्हाट? क्यों निकाला उसने आप लोगों को घर से? आंटी कहाँ है और तुम अब कहाँ जाओगी? उसके बैग की तरफ देखते हुए वह हैरान होकर अलीज़ा से पूछने लगा। बस ऐसे ही, मैंने उसकी बहन पर इल्ज़ाम लगाया तो। अलीज़ा ने उससे नज़रें चुराते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा। उफ़ अल्लाह, पहले उसकी बीवी के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी तुम। ताशफैन से मुझे भी पिटवाया और इसके बाद उसकी बहन के साथ ऐसा कर रही थी। चलो माना कि हिबा के साथ तुम्हारी दुश्मनी थी, रिदा के पास क्या था? उसके साथ क्यों ऐसा किया? असद के चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। वो अलीज़ा पर ही गुस्सा होने लगा। वो उसकी बहन को इतनी मासूम नहीं थी। मैंने जो भी किया ठीक किया। अम्मी का मुझे नहीं मालूम किधर है और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी, इसलिए तुम्हें बुलाया। उसका गुस्सा देखकर अलीज़ा भी भड़क उठी और ऐसे कहने लगी जैसे असद का घर उसका अपना घर हो। तुम पागल हो? कैसे जा सकती हो तुम मेरे घर? किस हैसियत से? उसकी बात पर असद की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तुम शादी कर लेना मुझसे, बीवी के हैसियत से चलूंगी। अलीज़ा ने लगे हाथों उसे मुफ्त मशवरा भी दे दिया। शट अप, मैं तुम्हारे साथ शादी क्यों करूंगा? सारी जिंदगी उस ताशफैन के पीछे चलती रही, उसके साथ उसके घर में रहती, पता नहीं कितनी दफ़ा उसके साथ कितनी रातें गुजार चुकी होगी, और मैं तुमसे शादी करूंगा? सोच भी कैसे सकती हो तुम? रातों को तुम लड़कों के साथ क्लब में जाती हो, ड्रिंक करती हो, और मैं तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की से शादी करूंगा? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। फ़र्ज़ करो मैं शादी कर भी लूँ तो तुम जो अपनी कज़न की बहन और बीवी को नहीं बख्शती, इतने फितने फसाद वाली लड़की को मैं घर ले जाऊं, वहाँ ये सब कौन बर्दाश्त करेगा? कुछ ज़्यादा ही ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं देखने लगी हो तुम? अलीज़ा की बात सुनकर वो हत्थे से उखड़ गया और गुस्से में इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर उसे सुनाने लगा। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर आसपास लोग खड़े हो गए और उन्हें देखने लगे। उन्हें सुनाकर वो हुँ करता वहाँ से वॉक आउट कर गया।
आज अलीज़ा हकीकी मायनों में आसमान से ज़मीन पर गिरी थी। उसके साथ रहने वाले, साथ क्लब में जाने वाले, उसके बुरे कामों में साथ देने वाले आज उसी के मुंह पर उसे बदकिरदार कहकर चले गए। खुद वो क्या थे, उससे भी गए गुजरे। लेकिन कहते हैं ना, मकाफाते अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरों की इज्जत खराब करोगे तो वो लौट कर तुम्हारे भी पास आएगी। उसने भी रिदा पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया था। आज पलटकर वापस उसी की तरफ आया। आसपास देखते हुए उसे शर्मिंदगी ने आ घेरा। खिफत और शर्मिंदगी से उसकी आंखों से गर्म स्याल आंसू बहने लगे। क्या कर रहे हैं मलिक साहब, अंदर आ जाऊं? जमील ने दरवाज़ा नॉक करते हुए मलिक से पूछा, जो अपने ऑफिस में बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। आ जाओ जमील। मलिक ने सिगरेट ऐश ट्रे में मसलते हुए उसे अंदर आने की इजाज़त दी। जमील ने अंदर आते हुए डोर थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। मलिक साहब, कन्फर्म हो गया है कि आपका माल ताशफैन ने ही पकड़वाया है। उस एसपी के एक चमचे से मैंने उगलवा लिया है। जमील आकर उसके सामने मेज़ की दूसरी साइड चेयर पर बैठते हुए बोला, मुझे यकीन था कि यह काम उसी ने किया है। अपनी बीवी का बदला लेने के लिए उसने मेरा करोड़ों का नुकसान करवा दिया। अब तुम देखना मैं उसकी बीवी के साथ करता क्या हूँ। उसे उठवाकर कोठे पर ना छोड़ा तो मेरा नाम भी मलिक नहीं। मलिक ने दांत पीसते हुए प्लानिंग करना शुरू कर दी और जमील को भी बताने लगा, उसका कुछ तो बाद में करेंगे मलिक साहब। वो जो औरतें आपके घर आई थी ना कल ताशफैन के घर से, उनका क्या करना है? कुछ सोचा आपने? जमील ने अपना सेल निकालकर टेबल पर रखते हुए टाइम देखा और साथ मलिक से अलीज़ा और उसकी माँ के बारे में पूछने लगा। हाँ, मैंने उनका भी बंदोबस्त करने का सोच लिया है। पहले मुझे शक था कि ताशफैन ने खुद ना भेजा हो उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं लगता। उसने उन्हें घर से निकाल दिया होगा, क्योंकि ये बुढ़िया पहले भी 1-2 बार मेरे घर आई थी और ताशफैन की बीवी को उस घर से निकलवाने के दर पे थी। उसकी बेटी अच्छी है, खुश शक्ल जवान, उसका अच्छा खासा मुआवजा मिल सकता है। सबसे पहले उसे लाकर बेसमेंट में डालूंगा उन लड़कियों के साथ जिनको हमने 1-2 दिन में आगे बेचना है। मेरी डील हो चुकी है, इसके बाद उस बुढ़िया का भी कुछ करते हैं। लेकिन अब जल्द से जल्द लड़कियों के रखने की किसी और जगह का इंतज़ाम करना होगा। मेरा बेटा अब ऑफिस आने के लिए बज़िद है और वो किसी भी दिन आ सकता है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी उसके सामने आए। मलिक ने टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए पुरसोच अंदाज में जमील को अपने इरादों से आगाह किया। सामने तो आ चुका है बाबा। नहीं बाबा नहीं, तुम बाबा कहने के लायक नहीं हो, क्योंकि इतना घटिया चेहरा मेरे बाबा का नहीं हो सकता। अभी जमील कुछ कहता जब हामिद दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। क्या क्या नहीं टूटा था। उसका मान, उसका भरोसा, वो अपने बाप को क्या से क्या समझता था और उसके बाप ने क्या किया, कैसा इंसान निकला। आज उसका कौन सा घिनौना चेहरा उसके सामने आ गया था।